न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। लगभग 3 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक किसानों का आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सरकार और किसानों की कई दौर की बातचीत भी हुई है, लेकिन उसके बाद भी ये मसला हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। किसान जहां शुरुआत में इन तीनों कानूनों में बदलाव चाहते थे, तो वहीं अब किसान तीनों कानूनों की वापसी पर अड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और शायद यही बड़ी वजह है कि अब ये आंदोलन किसानों का आंदोलन ना होकर तमाम विपक्षी पार्टियों का आंदोलन रह गया है। और इसी को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के बिजनौर में किसान महापंचायत को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 बार जनता ने चुना है, क्योंकि उनसे लोगों को कुछ उम्मीदें रही होगी। उन्होंने बार बार रोजगार, किसानों की बात की, लेकिन अब उनके राज में कुछ भी नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों का बकाया भी पूरा नहीं किया है, लेकिन अपने लिए 16,000 करोड़ हवाई जहाज खरीद लिए हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार जो नए कानून लेकर आई है, उससे उद्योगपति जमाखोरी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों का मजाक उड़ाया है, उन्हें आंदोलनजीवी और परजीवी बताया। साथ ही प्रियंका गांधी ने यह भी कहा है कि मोदी जी देशभक्त और देशद्रोही में फर्क नहीं पहचान पाए। अपने भाषण के अंत में प्रियंका गांधी ने आंदोलन में जिन किसानों की मृत्यु हुई, उनके लिए यहां पर 2 मिनट का मौन भी रखा। इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में किसानों के आंदोलन के सहारे कांग्रेस की ओर से खुद को यहां पर खड़ा करने की कोशिश लगातार चल रही है। पहले सहारनपुर में किसान महापंचायत, फिर मौनी अमावस्या के मौके पर प्रयागराज का दौरा। प्रियंका गांधी अब यूपी में कह सकते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरीके से एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। और जितना भी आंदोलन हो रहा है देश में, जो किसान 80 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पे सर्दी में इतने दिनों से बैठे हुए हैं, अब गर्मी की तैयारी कर रहे हैं, वो किस लिए बैठे हैं? प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये जो कानून बने हैं, ये किसान की भलाई के लिए बने हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि किसान की भलाई के लिए बनाए हैं आपने कानून। तो जब किसान मना कर रहा है, जब किसान कह रहा है कि भैया मुझे आपके कानून नहीं चाहिए, तो आप इनको वापस क्यों नहीं ले लेते? क्या किसी की भलाई जबरदस्ती करते हैं? क्या आपकी समझ इस देश के करोड़ों किसानों की समझ से ज्यादा है? क्या ये नहीं जानते कि इनकी भलाई के लिए क्या है, क्या नहीं है? फिर सरकार कहती है शायद समझ नहीं पाए हैं कि कानून क्या है। इसीलिए मैंने सोचा आज मैं यहाँ आई हूँ, आपको बता देती हूँ। दौरों से क्या होता है? दौरों से क्या चुनाव जीत लिया जाता है? जब से प्रियंका वाड्रा आई हैं, आप देख लीजिए, पहले अपनी माताजी और भाई के लिए आती थी। भाई ने तो बोरिया बिस्तर बांध कर भाग गए साउथ की तरफ। हाँ, अब ये चक्कर लगा रही हैं। समझा क्या हुआ है उत्तर प्रदेश के लोगों को? उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरीके से जानती है ये नाटक नौटंकी यहाँ नहीं चलने वाली है। लोग सब कुछ नहीं होते, परिवार सब कुछ नहीं होता है, जनता के बीच में रहना पड़ता है। तो आपने देखा, एक और जहां पर लगातार किसानों का आंदोलन होता हुआ नजर आ रहा है, तो दूसरी ओर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी यहां पर देखने को मिल रहा है। और इसी मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे। तमाम मेहमान फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। तो आपको बता दें, हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के नेता चौधरी दिगंबर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिगंबर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। साथ ही आपको बता दें, बीजेपी से दानिश इकबाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इकबाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। और साथ ही आपको बता दें, वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ गए
हैं। आरबी उपाध्याय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आरबी सर, पहला सवाल मेरा आपसे ही, जिस तरीके से इस मुद्दे को लेकर तमाम बार हमारी आपसे बातचीत हुई है, लेकिन सवाल यही है कि जिस तरीके से पहले कहा जा रहा था कि नया साल शुरू नहीं होगा, उससे पहले ये 3 कानूनों को लेकर किसान जो सड़कों पर डटे हुए हैं, इन्हें वापस समझाकर या आपस में बातचीत करके घर भेज दिया जाएगा। नया साल भी शुरुआत हो गई, नए साल का दूसरा महीना जो है वो भी यहाँ पर बीतता हुआ नजर आ रहा है। क्या उम्मीद कर सकते हैं ये किसान आंदोलन अब वाकई किसान आंदोलन रहा है, और अगर नहीं है तो आगे क्या कुछ रूपरेखा रहेगी इसकी? देखिए प्रीति, पहला प्रश्न था कि भाई समझा हो जाके वापस भेज दिया जाएगा। तो देखिए प्रीति, आंदोलन को जिस तरीके से हैंडल किया गया वो तरीका ठीक नहीं था। वेरी बिगिनिंग से देखेंगे, जिस दिन से कृषि बिल बने उसके बाद ही पंजाब में सोमवार शुरू हो गई थी और बहुत सारे किसानों ने असंतोष जाहिर करना शुरू कर दिया था। और रेल की पटरियों पर पंजाब में किसान बैठा था। सरकार की जो एक हठधर्मिता रही कि भी दिल्ली नहीं आने दिया जाएगा, पानी की बौछार, आंसू जैसे के गोले, खड्डे खोद देना, खाई खोद देना, उसके बावजूद किसान आया और बॉर्डर पर बैठा। देखिए, कोई माने या न माने प्रीति, लेकिन मैं मानता हूं कि कोई ना कोई तो कारण है। अगर इतने अच्छे बिल हैं और किसान का भला हो रहा है तो किसान इतना मूर्ख नहीं है। किसान के बच्चे पढ़े लिखे हैं तो वो उन सब चीजों को समझते हैं। ये बात अलग है कि देखिए, कृषि में रिफॉर्म की जरूरत है, कृषि में पूंजी निवेश की जरूरत है। किसान आजादी के इतने सालों बाद भी, आप देखेंगे सरकार किसी की भी रही है, बिल्कुल आजादी के इतने सालों बाद भी सरकारें आती रही जाती रही, किसान कर्ज के दलदल में फंसता रहा, आत्महत्या करता रहा, तो उसका अंत कब होगा? तो कोई ना कोई तो पहल उसमें होनी चाहिए, और पहल वो होनी चाहिए किसान को विश्वास में लेके। अगर कृषि बिल भी आए थे तो अगर इनके ऊपर कहीं चर्चा होती और किसान की जो भी प्रतिनिधि है किसानों के बीच में चर्चा होती और जो किसान की शंकाएं हैं उनका समाधान किया जाता तो आंदोलन से बचा जा सकता था। बिल्कुल। बाद में सरकार ने कोशिश की, अभी जो अपने सिपह सालार हैं सबको लगाया तो कभी किसानों को समझाया जाए, किसानों के बीच में जाया जाए। ये पहली अगर प्रक्रिया हो गई होती तो शायद ऐसा न होता। दूसरा, देखिए, किसान का जो अपना संकट है वो कोई आज का संकट नहीं है। अगर पूंजी निवेश ठीक तरीके से, सरकार के पास उतना पैसा नहीं, मैं मानता हूँ, और जो छोटा किसान है, मान लीजिए 3 बीघा, 5 बीघा, 7 बीघा जमीन है, न वो ट्यूबवेल लगा सकता है, न वो ट्रैक्टर खरीद सकता है, न वो गोदाम बना सकता है, और न अपनी फसल को अलीगढ़ से ले जाकर बॉम्बे में बेच सकता है। ये संभव नहीं है। तो छोटे काश्तकारों को ध्यान में रखकर सरकार को कृषि कानूनों में बदलाव करना चाहिए और कहीं न कहीं सुनिश्चित करना चाहिए जो उनकी शंकाएं हैं, उनकी शंकाओं को दूर करे। और देखिए, एक कदम सरकार आगे बढ़े और एक कदम किसान आगे बढ़े, और राजनीति से अलग रखकर इसका कोई ना कोई समाधान खोजा जाए तो समापन हो सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है, लेकिन जिस दोनों को छोड़ दी। और देखिए, विपक्ष का जो प्रश्न रहा, तो विपक्ष हर आंदोलन में अपना एक स्पेस ढूंढता है। सरकार के प्रति जो नाराजगी है, बिल्कुल। और आरबी उपाध्याय जी, कहीं ना कहीं कह सकते हैं, वाकई जिस तरीके से आपने कहा कि विपक्ष तो स्थान ढूंढता ही है, कहीं ना कहीं बैठे बैठे विपक्ष को ये मौका मिल गया, क्योंकि एक और सरकार जहां लगातार अच्छे काम करती हुई नजर आ रही थी, और दूसरी तरफ अगर इस तरीके से इतने 3 कानून लेकर आएगी जो इतने बड़े पैमाने पर लोगों पर असर डालेंगे, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आराम से विपक्ष को तो मौका मिल गया बैठे बैठाए। मौके बहुत सारे थे प्रीति, ऐसा नहीं है कि मौके नहीं थे। आप देखेंगे महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के डीजल के पैसे बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के पैसे बढ़ रहे हैं, तो उस सब चीजों को लेकर भी धरना प्रदर्शन और आंदोलन हो सकता था। लेकिन मैं देख रहा हूँ विपक्ष में उतनी धार और उतनी ताकत नहीं है। अगर आप यही उदाहरण आप बीजेपी का लेंगे तो गैस सिलेंडर के पैसे बढ़ते थे तो वो बैलगाड़ी पर जाना शुरू कर देते, प्याज के पैसे बढ़ते थे, प्याज की माला लटका के सड़क पर खड़े होते थे। वो विपक्ष नजर नहीं आ रहा। विपक्ष को जनता की आवाज बनना चाहिए और जो जनता की समस्या है उन्हें सरकार के सामने रखना चाहिए, पुरजोर तरीके से रखना चाहिए और मजबूती के साथ रखना चाहिए। बिल्कुल आरपी उपाध्याय जी, और कहीं ना कहीं यही एक कारण है कि इस बार जो किसान आंदोलन कर रहे हैं इसमें विपक्ष काफी हावी होता हुआ नजर आ रहा है। दानिश इकबाल जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से अभी आरबी उपाध्याय जी बात कर रहे थे तो उन्होंने भी कहा कि वाकई कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि किसान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे विपक्ष की एंट्री उसमें हुई है उसके बाद से कहीं ना कहीं ये आंदोलन जो है वो शांतिपूर्ण आंदोलन से
हटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि है तो किसान ही सड़कों पर डटे हुए हैं। बेशक हम इतना कह सकते हैं कि उन किसानों में कुछ असामाजिक तत्व हैं, उन किसानों में विपक्षी पार्टी के कुछ नेता हैं जो लगातार उनके साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें भ्रमित कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दानिश जी कहते हैं ना कि सरकार ही तो मौका दे रही है। अगर आप लोग किसानों से सीधा जाकर बात कर ले, उन्हें आप बता दें कि वाकई ये कानून जो है वो आपके हित में है, तो आपको नहीं लगता कि किसान अपने घर लौट जाएंगे? विपक्ष को बैठे बैठाए मौका दे रहे हैं आप। आंदोलन शुरू हुआ तब से बहुत ही सहनशीलता के साथ इनसे बात कर रही थी, बहुत ही विनम्रता के साथ बात कर रही थी, और सरकार ने 11 बार की मीटिंग में 45 घंटे के वार्ताओं में किसान आंदोलनकारियों से यही विषय उठाया कि जो कानून है, ये जो कृषि कानून हम लेकर के आए हैं, ये किसान को सशक्त करेगा। इस देश में अभी वरिष्ठ पैनलिस्ट जो कह रहे थे कि संभव नहीं है कि किसान जो है अपने उत्पादन को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाकर के बेच सके, किसान को खुला मार्केट का जो है वो सुविधा प्राप्त कर सके। देखिए, इस देश में बहुत कुछ संभव नहीं था, लेकिन इस नरेंद्र मोदी की सरकार ने संभव करके दिखाया। क्या ये संभव था कि इस देश के अंदर जो है आर्टिकल 370 जो है कश्मीर से हट जाएगा? क्या ये संभव था कि राम मंदिर का मुद्दा जो है वो आसानी से जो है सुलझा लिया जाएगा? बिल्कुल, बिल्कुल, तो मैं वही बता रहा हूँ कि अगर आप ये कहते हैं कि किसान जो है सशक्त नहीं है, वो अपने माल को उत्पादन को खुले बाजार में बेच नहीं पाएगा, तो सरकार यही तो चाहती है कि इस किसान सशक्त हो, जो कल तक नहीं था सशक्त, आज वो सशक्त हो। अच्छा। ये सरकार की चिंता है, ये सरकार का उद्देश्य है कि किसान अपने उत्पादन का मालिक खुद बने। लगातार हम लोग 2 महीने से चैनल में बैठ के बात कर रहे हैं। इतनी ही चिंता है तो सड़कों पर क्यों डटे हुए हैं किसान? क्या वो किसान नहीं है जो सड़कों पर बैठे हुए हैं? उनसे बातचीत करिए आप। उनके लिए कानून नहीं है? या तो आप ये कह दीजिए कि जो लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं उनके लिए कानून है ही नहीं, वो किसान है ही नहीं। प्रीति जी, देखिए, ये जो आंदोलन शुरू हुआ और आज तक के जो हालात हैं, देखिए अभी दिशा रवि की गिरफ्तारी हुई है, ये टूल किट के लोग हैं। ये टूल किट देश के खिलाफ जो है षड्यंत्र रच रहा था, ये देश के खिलाफ जो है इस आंदोलन का प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा था। दानिश जी, इंतजार किसका कर रहे हैं फिर आप? 2024 तक जो राकेश टिकैत ने कहा था कि आंदोलन चलेगा, चलने देंगे आप ऐसे? नहीं, देखिए, मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आंदोलन की एक पवित्र आत्मा होनी चाहिए, आंदोलन की एक पवित्रता होनी चाहिए, लेकिन ये एक ऐसा विचित्र आंदोलन है दीप्ति जी, ना इसका कोई नेतृत्व है, ना ये समाधान चाहते हैं। अच्छा। अगर ये समाधान चाहते हैं या भारत की कानून व्यवस्था पे, भारत के सर्वोच्च संस्थान की व्यवस्था पे ये अगर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो ये अपनी बात, अपना एक मंडल लेकर के जो कमेटी का जो गठन किया सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जाकर के अपनी बात ठीक है दानिश जी, बीच में आपको रोकना चाहूंगी। आपने कहा कि कमेटी का जो गठन किया वहां पर अपनी बातचीत रखनी चाहिए थी। दानिश जी, लेकिन सवाल ये भी तो है ना कि जब आप लोग सदन पर इस बिल को लेकर आए थे कानून बनाने के लिए, तब क्यों नहीं आपने कोई कमेटी बनाई? तब क्यों नहीं बातचीत करी? अगर तब बातचीत कर लेते, सर्वदलीय बैठक बुला लेते, या फिर सर्वदलीय बैठक भी छोड़िए, किसानों के लिए बिल है ना, किसानों को बुला लेते, उनके जितने भी जनप्रतिनिधि थे उनसे बातचीत कर लेते, ना तो विपक्ष का इसमें किसी तरह के कोई इंटरफेरेंस होता, और साथ ही किसान आराम से आपसे बातचीत कर लेते, उन्हें समझाते दे तो आराम से बात मान जाते। तब तो आपने ना कमेटी बुलाई, ना आपने सर्वदलीय बैठक बुलाई। अब जब किसान सड़कों पर उतर आए हैं और लगातार कह रहे हैं कि जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे घर नहीं जाएंगे, तब आप लोग कमेटी बनाने की बातें करते हुए नजर आते हैं। नहीं, कमेटी तो जो है सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, हमने तो प्रस्ताव दिया था। यही तो है ना दानिश जी, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया ही क्यों? सरकार सीधा बात करती किसानों से। प्रीति मैं बता रहा हूँ प्रीति, ये जग जाहिर है, हम सब जानते हैं कि तत्कालीन कृषि मंत्री शरद पवार ने क्या बात कही थी, क्या चिट्ठी लिखी थी इस कानून को लेकर के। तत्कालीन मुख्यमंत्री हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या बात कही थी, और उसके बाद कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या था, और 2008 में किसान किस विषय को लेकर आंदोलन कर रहे थे, और जो कृषि विषय के जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने क्या बातें कही थी। अगर सरकार ने सबको मिलाकर के कानून बनाया है, मैं नहीं मानता कि ये अब तक का सबसे सर्वोच्च कानून हो सकता है, या भविष्य में इसमें बदलाव नहीं होगी। प्रधानमंत्री ने खुद पार्लियामेंट के अंदर कहा, प्रधानमंत्री ने विनम्रता से कहा कि हम इसको ये नहीं मानते हैं कि ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ कानून है, लेकिन हमें वार्ता करके, संशोधन करके इसको सर्वश्रेष्ठ बनाना है, किसान को सशक्त करना है। हमने एक शुरुआत की है। मनमोहन सिंह जी ने जो पार्लियामेंट के अंदर कहा था, उसको अगर नरेंद्र मोदी अमली जामा पहनाते हैं तो आपको सराहना करनी चाहिए कि आप जो चाहते थे नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया किसानों के लिए, किसानों को सशक्त करने के लिए। ठीक है दानिश, आऊंगे आपके पास। आपको बता दें कांग्रेस से संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में आपका। और अभी दानिश जी की बातें अगर आपने सुनी होगी तो उन्होंने कहा कि जो तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह की ओर से बातें कही गई थी, अगर उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साकार कर दिया तो विपक्ष को तकलीफ किस बात की है?
पहली बात, क्या वो हमारी बातें पूरी करने के लिए जनता से वोट मांगे थे क्या? पहली बात, उन्होंने वोट जिस आधार पर मांगा था उस आधार पर काम करें, पहली बात, जिसके लिए जनता ने उन्हें मैंडेट दिया है। और दूसरी बात, मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा है वो तो बताएं आप अपनी बात को उसमें मिक्सअप करके चलाएंगे। आप जो है पुराने ओल्ड सॉन्ग को अपने रिमिक्स वर्जन को डाल कर चलाएंगे तो गाने का मतलब बदल जाता है। आज आप जैसे देख रही हैं कि अगर कोई पुराना गाना है और उसमें रिमिक्स कर दिया जाता है तो उसका मतलब बदल जाता है। तो आप हमने जो कहा था, हमने एपीएमसी में संशोधन की बात कही थी, हमने तो एपीएमसी में संशोधन की हमने बात ये कही थी, हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए जिसमें नीतीश कुमार जी भी उसके मेंबर थे और ममता बनर्जी थी, कई लोग थे, कई बड़े नेता थे। उसमें स्पष्ट 2007 में हमने ये कहा था कि हर 10 किलोमीटर में एपीएमसी में संशोधन की आवश्यकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि एपीएमसी में हम खत्म करना चाहते हैं, हम एपीएमसी को बढ़ाना चाहते थे और एपीएमसी चाहते थे कि हर 10 किलोमीटर में हो। और दूसरी बात, प्राइवेट प्लेयर आए लेकिन एपीएमसी के अंदर आए, ना कि एपीएमसी के बाहर। उसका फायदा नुकसान क्या है, क्या अंतर है, वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आज आप देखिए, गाड़ी में ट्रक का काम होता है, उसमें ट्रांसपोर्टर की आवश्यकता क्यों होती है? ट्रांसपोर्टर भाई, अब मेरा माल है, गाड़ी वाले की गाड़ी है, मैं उससे डायरेक्ट बात करूं, उसको दे दूं भाड़ा और वो लेके जाए सामान, लेकिन नहीं, यहाँ ट्रांसपोर्टर की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि गाड़ी वाले के भाड़े को सुनिश्चित करता है कि वो आपका भाड़ा आपको मिलेगा, जिसका माल आप ले जा रहे हैं वो भाड़ा देगा, और दूसरी तरफ वो सुनिश्चित करता है माल वाले को कि आपका माल जो है वो सुरक्षित पहुंचेगा, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। ये ट्रांसपोर्टर का काम है, यही एपीएमसी में बैठे हुए आड़तियों का काम है। जो आड़ती जिनको आप दलाल कह रहे हो उनका काम यही है। आप चाहते हो, ठीक है संदीप जी, एक छोटा सा सवाल, उसके बाद चौधरी दिगंबर जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से संदीप जी आप तमाम बातें कह रहे हैं, और आपको नहीं लगता कि वाकई पहले शुरुआत में जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो सरकार और किसानों के बीच में बहुत ही तन्मयता के साथ, कह सकते हैं कि बहुत ही प्यार से, एक आराम से बातचीत चलती हुई नजर आ रही थी, और हर कोई उम्मीद कर रहा था कि नए साल से पहले पहले जिस तरीके से ये सरकार का रुख इस बिल को लेकर नजर आ रहा है तो सरकार मानती हुई नजर आएगी। आपको नहीं लगता कि आप लोगों का साथ या तमाम विपक्षियों का साथ जो है वो आंदोलन कारी इन किसानों को मिलता हुआ नजर आ रहा है? इसकी वजह से कहीं ना कहीं अब सरकार जो है वो इस बात पर और डर गई है कि नहीं, अब तो इसे वापस लिया ही नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपका साथ उनके लिए नुकसान बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, बड़ी हास्यास्पद बात है। पहली बात तो आप ये मान के चलिए कि सरकार की हठधर्मिता जो है वो किसी भी सरकार की हो, या हम कांग्रेस की सरकार हो या किसी भी सरकार की हो, हठधर्मिता हरदम नुकसानदेह होती है लोकतंत्र में। और सरकार अगर हमारे लिए भी, अगर मान के चलिए हमारी वजह से हठधर्मिता करती है तो आम जनता, आम जनमानस यह देख रही है कि कांग्रेस पार्टी हमारी ही आवाज उठा रही है। किसानों की अगर हम आवाज उठा रहे हैं विपक्ष में होने के नाते तो कोई अपराध नहीं कर रहे हैं। तो संदीप जी, आपको मतलब पूरा यकीन है कि वाकई आप जब किसानों के साथ मिलकर अब सरकार के खिलाफ या ये 3 कृषि कानून जो है इनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो वाकई सरकार सुनेगी? किसानों का आपका साथ जो है, वो जो समर्थन जो है कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव वे में मिलता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल, इनको सुनना पड़ेगा, और जब तक सुनेंगे नहीं, इनको जब तक सुनेंगे नहीं दूसरा कोई रास्ता नहीं निकलेगा, और इनको सुनना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ठीक है। चौधरी दिगंबर जी आपके पास आना चाहूंगी। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनकी बातें आपने सुनी, सवाल आपने सुने। अब सवाल आपसे भी यही कि वाकई अब आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ इस आंदोलन की रूपरेखा रहेगी? क्योंकि जिस तरीके से पहले शुरुआत में आंदोलन हुआ था तो कहा जा रहा था कि काफी पवित्र आंदोलन है। धीरे धीरे अगर बात करें 26 जनवरी को जिस तरीके से जो भी घटनाक्रम हुआ था उसके बाद से लगातार आरोप इस आंदोलन पर लगते हुए नजर आ रहे थे, और अब जो है आंदोलन लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। कब तक ये आंदोलन इसी तरीके से चलता रहेगा? क्या वाकई राकेश टिकैत ने जो कहा था कि 2024 तक भी आंदोलन चलाते रहेंगे अगर सरकार ने तीनों कानून वापस नहीं लिए, तो कह सकते हैं कि 2014 तक वहां बैठे रहेंगे आप? 24 माफ कीजिए, 2024 नहीं, किसान तो 2024 के बाद भी आंदोलन करता रहेगा अगर जरूरत पड़ी तो। दूसरी बात प्रीति जी, आपने कही आंदोलन की पवित्रता की। आंदोलन की पवित्रता इस बात से खराब नहीं हो जाती कि कौन राजनीतिक दल आंदोलन में आ गया, ये बार बार बदनाम करने की साजिश इस आंदोलन को की गई। आंदोलन कल भी पवित्र था, आंदोलन आज भी पवित्र है। किसान अपने पेट की लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली गया हुआ है। विपक्ष जो है, विपक्ष का काम ये होता था, इस देश के अंदर ऐसे भी उदाहरण है जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को विदेश भेजा गया था, वो विपक्ष में थे लेकिन वो सरकार के प्रतिनिधि बन के विदेश गए थे। ऐसे भी उदाहरण इस देश के अंदर हैं। बिल्कुल। विपक्ष अगर कोई सही बात कह रहा है तो उस बात को सुनना चाहिए।
विपक्ष का काम राजनीति करने वाले लोगों का काम मूंगफली तलना नहीं है, वो मूंगफली भूनने के लिए नहीं होते। विपक्ष का काम ही सत्ता पक्ष की गलत नीतियों का विरोध करना और सरकार पे। लेकिन दिगंबर जी, जिस तरीके से शुरुआत में तो ये कहा जा रहा था ना कि आपको किसी भी पार्टी के समर्थन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि बिल्कुल सरकार या आम लोग जो है वो कहीं ना कहीं ये कहे कि राजनीतिकरण होता हुआ नजर आ रहा है इस आंदोलन का, तो आपने साफ मना कर दिया था। किसान जी हम आज भी मना कर रहे हैं, हमने किसी को नहीं बुलाया, हमने किसी को अपना मंच नहीं दिया, और हम आज भी मना कर रहे हैं कि विपक्षी क्यों मना कर रहे हैं। हम मना इसलिए कर रहे हैं कि किसान के आज के हालात ये पैदा जो हुए, इसके लिए जिम्मेदार एक राजनीतिक दल नहीं है, सारे के सारे राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं। कौन सी सरकार ऐसी है जिस सरकार में किसान नहीं लूटा पीटा? आज उत्तर प्रदेश सरकार एक तरफ तो सरकार कहती है 2022 तक आमदनी दुगनी कर देंगे, और 4 साल से गन्ने का 1 रुपया नहीं बढ़ाया गया। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने का भाव तय किया, तो जो भाव गत वर्ष था वही भाव आज तय किया गया 325 रुपए। क्या आमदनी दुगनी करने की तरफ प्रयास है? ये सरकारें किसान के साथ मखौल कर रही है। भाई उत्तर प्रदेश हो या केंद्र की सरकार हो, किसान इसको लेके तब आया जब इन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त भारत देने की, किसान की आमदनी दुगनी करने की बात कही, तो हम इसको सरकार को लेके आए। जब इन्होंने डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात कही, तब हम इस सरकार को लेके आए। आज आमदनी दुगनी करने के नाम पे किसान के फसलों का दाम 1 रुपया भी 4 साल में नहीं बढ़ाया गया। क्या ऐसे ही आमदनी दुगनी होगी? ठीक है, आपने जो बातें कही हैं दानिश जी से इनका जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले दिगंबर जी, एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे ये है कि अब सरकार जो है वो आपको वार्ता के लिए प्रस्ताव भेज रही है, और अगर भेज रही है तो क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं आप लोग जाके इस बार की वार्ता में, क्या कुछ खास रहेगा? देखिए, हमने सरकार से हर बार की वार्ता में हमें ये उम्मीद सरकार से है कि सरकार किसानों की बातों को गंभीरता से सुनेगी। सरकार जिस दिन मन से चाह लेगी, देखिए सरकार की संवेदनशीलता नहीं संवेदनहीनता है। जिस तरह से लोकसभा के अंदर चाहे वो राहुल गांधी ने ही किसानों की मौत पे 2 मिनट का मौन रखने की बात कही हो, तो विपक्ष वहां हंसता हुआ, हथेली पीटता हुआ, मजाक उड़ाता हुआ दिखाई दिया। ये सरकारी नुमाइंदों की संवेदनशीलता है किसान के प्रति। अगर सरकारें संवेदनशील हो जाएंगी। नहीं, आप ये बताइए दिगंबर जी, अब आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा क्या? क्योंकि सरकार की ओर से जितना मुझे पता है कि बातचीत के लिए ये कहा गया है कि किसान हमसे आकर बातचीत कर ले, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। तो आप में से कौन किसान नेता अब सरकार से बातचीत करने के लिए जाएगा, या फिर ये आंदोलन इसी तरीके से चलता रहेगा, इसी इंतजार में बैठे रहेंगे आप कि पीएम या फिर कोई और केंद्रीय मंत्री जो है वो सीधा हमसे आके बातचीत करे? नहीं, वही प्रतिनिधि बात करने जाएंगे जो आज तक बात करते आए हैं, वही प्रतिनिधि सरकार से बात करेंगे। सरकार जिस दिन चाहे उस दिन सरकार से हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन सरकार बार बार कह रही कि हम बात करना चाहते हैं, लेकिन कब चाहते हैं, कहाँ चाहते हैं, हमें कोई अता पता नहीं। कभी सरकार ने ठीक है दानिश जी, जवाब दीजिए, कब चाहते हैं, कहाँ चाहते हैं? ये बात आप लोगों की ओर से कही नहीं जा रही, सिर्फ जनता को दिखाने के लिए आप कह देते हैं कि लगातार किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है। प्रीति जी, एक सवाल और जोड़ लीजिए उसमें कि वो फोन नंबर बता दे नरेंद्र मोदी जी का, जो कह रहे थे कि 1 फोन की दूरी है, वो फोन नंबर क्या है? किसानों को मिल जाए, बड़ी सुविधा हो जाएगी। ठीक है, दानिश जी को जवाब देने दीजिए। ठीक है प्रीति, देखिए, जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो ये आंदोलन एमएसपी के खत्म होने की शंका को लेकर के शुरू हुआ था। किसान इसलिए आंदोलन शुरू किए थे, जो लोग आंदोलनकारी थे उनका ये कहना था कि एमएसपी सरकार खत्म कर देगी। लेकिन वो तब्दीली क्यों आई कि अब वो जो है आंदोलन एमएसपी को खत्म करने के विषय से हट करके अब ये कहते हैं कि जो है पूरा का पूरा कानून जो है वापस लीजिए। बिल्कुल, ये जब सरकार ने उनको आश्वस्त कर दिया कि मैं लिखित में देने को तैयार हूँ कि एमएसपी जो है समाप्त नहीं किया जाएगा, फिर आप वार्ता करने को या जो प्रस्ताव है उस पे सहमत क्यों नहीं होते हैं? और प्रीति, इनसे पूछिए, आपको सरकार के प्रस्ताव पर विश्वास नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है उसके सामने आप क्यों नहीं जाते हैं? आप उससे जाके बात क्यों नहीं करते हैं? तो ये जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं आप, लेकिन दानिश जी सवाल ये उठता है ना कि जब आपने तब सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की बात मानी थी आपने, या तब आपने सुप्रीम कोर्ट से जाके इस बारे में सलाह ली थी? नहीं ली थी ना। जब आप लोगों ने इस कानून को बनाया था तब आप लोग, प्रीति जी, संदीप जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। आज ये कानून स्थगित है, आज ये कानून लागू नहीं है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को जो है होल्ड कर रखा है। लेकिन बात तो यही है ना दानिश जी, भरोसा ही तो नहीं हो पा रहा किसानों को। सवाल तो यही है ना, सरकार पे भरोसा ही नहीं हो पा रहा। संदीप जी को बोलने दीजिए। ठीक है,
जी, हमारे मित्र कह रहे हैं कि हम लिखित में देने के लिए तैयार हैं कि एमएसपी जो है खत्म नहीं होगी। आप ये बताइए, जब आप अध्यादेश के माध्यम से जून में ये कानून तीनों लाते हैं, तब आपने किसी से पूछा था? तो आप किसी से पूछने की क्या जरूरत है? आप एमएसपी को अध्यादेश लाकर तुरंत लाइए। अभी सेशन बैठा था, आपको उसमें पारित कर देना चाहिए था। आपको किसी से कहने की क्या जरूरत है? अगर आप एमएसपी में लिख के देने के लिए तैयार हैं, तो अभी जो है सदन का सत्र चला, संसद का, लोकसभा राज्यसभा दोनों चली, वहां पर आपको जो है बिल लाना चाहिए था। और दूध का दूध पानी पानी हो जाता है, आधा आंदोलन तो अपने आप समाप्त हो जाता है। लेकिन आपको, आपकी नीयत क्या है, आपकी नीति क्या है, जनता और किसान भली भांति समझ गए हैं, इसलिए वह आप पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। सच्चाई यह है कि आपने हरदम गुमराह किया, चाहे वो 2 करोड़ नौकरी देने का वादा रहा हो, 200 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा रहा हो, चाहे वो किसान की आय दोगुनी करने का वादा रहा हो, चाहे काला धन लाने का वादा रहा हो। मतलब आपने सिर्फ देश की जनता को सिर्फ छला है, और आप इस तरीके से छलते जा रहे हैं, तो आप पर कैसे किसान विश्वास कर लेगा? भाई, हमारे यहाँ एक कहावत है कि अंधे की लाठी एक बार गायब होती है, बार बार नहीं गायब होती। एक बार मान लीजिए, फिर से आप गलती से अगर जो है गुमराह करके ले लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब तो होशियारी से अपनी लाठी पकड़ के रखेगा। इसीलिए किसान कह रहा है कि जब तक बिल वापसी नहीं, तब तक घर वापसी नहीं। इसलिए कि आपने मजबूर कर दिया। आप उसको पता है कि आप दुनिया भर के, ठीक है संदीप जी, सही कह रहे हैं आप, कहीं ना कहीं मजबूर कर दिया। और कहीं ना कहीं इस बात से भी आप इनकार नहीं कर सकते कि आपको भी, विपक्ष को भी तमाम तरीके से बैठे बैठाए आराम से मौका मिल गया है। पहले जहां पर कानूनों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे, उसके अलावा अब जितने सालों से सरकार चलती हुई नजर आ रही है, जो भी वादे सरकार की ओर से किए गए हैं, इन सबको लेकर भी आप यहां पर किसानों के साथ में मिलकर घेरते हुए नजर आ रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आरबी उपाध्याय जी आपके पास आऊंगी, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तमाम मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आरबी उपाध्याय जी, आपसे मेरा ये सवाल है, जिस तरीके से लगातार आप तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं, उनकी बातें आप भी सुन रहे हैं, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं किसान के साथ साथ आम जन जो है उन्हें भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इस आंदोलन से, और कहीं ना कहीं सरकार जो है वो भी परेशान है, क्योंकि सरकार को भी बहुत सारा नुकसान हो रहा है इस आंदोलन से? ऐसा नहीं लगता कि सरकार को ही आगे आके बातचीत कर लेनी चाहिए किसानों से? क्योंकि सरकार ने, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में कहा था कि वो बातचीत के लिए तैयार है, उन्होंने कहा सारे रास्ते खुले हुए हैं, हम बातचीत के लिए तैयार है, किसान हमसे बातचीत करने के लिए आ जाए। अब किसान अगर नहीं जा रहे हैं और कहीं ना कहीं लग रहा है कि वाकई राजनीतिकरण का शिकार होता हुआ आंदोलन नजर आ रहा है, तो सरकार के किसी नुमाइंदे को आकर बातचीत नहीं करनी चाहिए? आरबी सर, देखिए प्रीति, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि देखिए आम आदमी परेशान, नुकसान हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए सभी पॉलिटिकल पार्टियां एक चरित्र हो गया, जब आप सत्ता में होते हैं तब आपकी भाषा कुछ अलग होती है, जब विपक्ष में होते हैं तब आपकी भाषा बिल्कुल अलग होती है। बिल्कुल, ये बात अलग है कि आज जो सत्ता में कल विपक्ष में थे, आज जो विपक्ष में कल सत्ता में होंगे। सत्ता आनी जानी है, सत्ता हमेशा परमानेंट नहीं रहती। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट किसी ने लागू नहीं की, कांग्रेस ने क्यों नहीं लागू की? अगर किसानों का भला करना चाहते थे, किसान उसमें भी कर मैं जरा अपनी बात पूरी कर लूं, जब आपका नंबर आए आपका, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। तो देखिए ऐसा नहीं है, किसान कल भी कर्जदार था, आज भी कर्जदार है, कल भी आत्महत्या कर रहा था, आज भी आत्महत्या कर रहा है। सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, किसान की समस्या का समाधान नहीं है। और वही परिणाम है कि किसान को मजबूरन आंदोलन के लिए उतरना पड़ा। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट अगर लागू हो जाती, कल लागू हो जाती, आज लागू हो जाती, जो भी लागू हो जाती, तो मेरे ख्याल से ये समस्या का काफी कुछ समाधान हो गया होता। रहा देखिए शरद पवार ने क्या कहा, हुड्डा जी ने क्या कहा, और अभी मनमोहन सिंह जी की बात हो रही थी, सुषमा स्वराज जी ने क्या कहा वो भी मैं बताई देता हूँ। उन्होंने संसद में कहा था कि ये जो बिचौलिया है ये ऑल टाइम पेटीएम है, जब भात भरना होता है और जब बच्चे की फीस भरनी होती है तो यही आड़तिया काम आता है। शायद जो दानिश जी हैं, दानिश जी याद करें सुषमा स्वराज जी के भाषण को, या तो सुषमा स्वराज जी का भाषण गलत था या फिर आज कुछ गलती है कहीं ना कहीं। देखिए फर्क है,
आप कह देते हैं सब कुछ वही नहीं है। किसान वाकई में परेशान है, किसान को एक जरूरत है और पूंजी निवेश की जरूरत है। और आरबी सर इस बात से भी तो नहीं इनकार कर सकते ना कि ठीक है, अगर जो लोग इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं वो राजनीति कर रहे हैं, तो जो आम किसान है वो तो पिस रहे हैं ना, उनके बारे में सरकार को सोच लेना चाहिए। मैं उसी बात पे आ रहा था। देखिए, मैंने दानिश जी को भी कह दिया, जो कांग्रेस के मित्र थे उनको भी कह दिया, अभी किसान यूनियन के मित्र हैं। अब किसान यूनियन इतनी जबरदस्त थी और भला करती रही किसान यूनियन, तो किसान क्यों कर्ज में डूबता रहा, क्यों आत्महत्या करता रहा, क्यों कर्ज में डूबा है, क्यों आत्महत्या कर रहा है? कितनी अच्छी यूनियन है कि गन्ना, प्रीति जी याद रखना, जब भी भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन होगा, गन्ना 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 का पैसा बढ़ जाए, गन्ना का पैसा मिल जाए और गन्ना की डबल कीमत कर दी जाए, उसके अलावा उन्हें धान याद नहीं आता। बिल्कुल, और उसी को लेकर प्रियंका गांधी ने भी आज बातें कही है। देखिए, जिसकी एमएसपी 1800-1900 रुपए सरकार ने घोषित कर रखी है और 1000 रुपए कुंटल में धान मार्केट में बिक रहा है, तो धान की बात नहीं करेंगे। क्यों? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि भी गन्ना का फर्टाइल गन्ना की खेती ज्यादा होती है, तो वो उस गन्ने को मुद्दा बना के रखते हैं। गन्ने के दाएं बाएं नहीं होने देंगे, आलू सड़ जाए कोई चिंता नहीं है उन्हें, प्याज में आग लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, धान भाड़ में जाए उनके लिए, उनको सिर्फ गन्ना का पैसा चाहिए, गन्ना की कीमत डबल कर दो। आंदोलन मेरे ख्याल तो ये नहीं होगा। देखिए, हर व्यक्ति इस किसान को अपने अपने तरीके से यूज कर रहा है, घुमा रहा है किसान को जैसे घुमा सकता है, ये नहीं। किसान जानता है, देखिए अन्नदाता को सम्मान कीजिए, उसको वोट बैंक मत समझिए, उसको सत्ता में भागीदारी दीजिए। और पूंजी निवेश खेती में बहुत जरूरत है। अगर पूंजी निवेश नहीं हो, खेती का हालात नहीं सुधरेंगे। मैं कल भी इस बात को कई चैनलों पे मैंने डेली में बताता हूँ। देखिए, पूंजी निवेश क्यों जरूरत है? छोटा किसान है, वो ट्रैक्टर नहीं खरीद सकता, देखिए, और वो ट्यूबवेल नहीं लगा सकता, तो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जाता है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कोई कानून नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या होता है, बड़ा किसान छोटे किसान की जमीन को ले लेता है, वो बटाई पे ले लेगा, पैसे दे देगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब ये नहीं है कि कोई नया ये है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कल भी हो रही थी बटाई पे, मेरे यहाँ, मैं खेती, मेरे पास खेत है, मैं बटाई पे देता हूँ, मैं उसे बाकी पे देता हूँ, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही थी। ठीक है, कहीं ना कहीं आरबी उपाध्याय जी, आप ये कहना चाहते हैं वाकई सरकार तो इस आंदोलन को लेकर गंभीर होती हुई नजर आ ही रही है, वहीं कहीं ना कहीं कह सकते हैं किसान जो है वो भी बटे हुए हैं। बिल्कुल आरबी उपाध्याय जी, इतना वक्त नहीं है वरना आपके पास आती है। ठीक है, चौधरी दिगंबर जी, इस बात का जवाब दीजिए आप। जो अभी एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी मिलेगी। अरे एमएसपी न मिल रही थी, न पहले मिल रही थी, न आज मिल रही है, और आगे कम मिलेगी। अगर एमएसपी मिल रही होती तो 1800-1900 रुपए में धान का जो एमएसपी है, वो धान मार्केट में 1000 रुपए कुंटल नहीं बिक रहा होता। ठीक है, ठीक है, ठीक है। दिगंबर जी, बात रखिए अपनी, जिस तरीके से जो भी बातें कही है उनसे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, और कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता वाकई किसान जो है बटे हुए हैं, उसकी वजह से इस तरीके से आंदोलन लगातार बढ़ रहा है? देखिए, किसान बिल्कुल बटा हुआ नहीं है। अच्छा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर बैठ के बात करेंगे तो गन्ने की बात करनी पड़ेगी, आगरा में जाके करेंगे तो आलू की बात करनी पड़ेगी। मध्य प्रदेश में मौजर बियर को लेकर जब भूमि अधिग्रहण का मामला हुआ तो उसमें भी 3 महीने जेल रहने वाले हम ही किसान यूनियन के लोग हैं। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूं कि इस देश के अंदर जो अभी दानिश जी कह रहे थे कि कोर्ट की कमेटी की बात क्यों नहीं मानी, कोर्ट की कमेटी जब पहले से इन्होंने प्लान करके उन लोगों को कमेटी में रखा गया जो लोग पहले से इन 3 कृषि अध्यादेश के समर्थन में थे। अभी आरबी उपाध्याय साहब ने बात कही कि ना एमएसपी आज मिल रहा है, ना कल मिल रहा था और ना कल मिलेगा। बिल्कुल सही बात उनकी है। और बात जो कही अभी दानिश जी ने भी कही कि मंडियां खत्म होने की शंका है। मंडियां खत्म होने की किसान को कल भी शंका थी और आज भी शंका है। इसी को लेकर आंदोलन भी शुरू हुआ। मंडियां खत्म कैसे होंगी, मैं थोड़ी सी बात में आपको बता देना चाहता हूं। जी बिल्कुल। जिस तरह से जियो आया और जियो ने कहा हम सिम देंगे फ्री, तो बीएसएनएल, जियो जैसी कंपनियां बीएसएनएल को खा गई, खत्म कर दिया। आज जो मार्केट में व्यापारी आएगा वो बिना टैक्स के, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और वो मंडी के बाहर खरीद करेगा। ठीक है। एक आड़ती जो मंडी के अंदर बैठेगा वो टैक्स पे करेगा। वो कैसे कंपेयर करेगा उस बाहर वाले व्यापारी को? ये 2 साल के अंदर अंदर मंडियों को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। ठीक है। दूसरी बात, ठीक है दिगंबर जी, ठीक है, जल्दी कंप्लीट करिए। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं
कि किसान जो मांग रहा है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहा है, अधिकतम मूल्य नहीं मांग रहा। अभी जो छोटे किसान और बड़े किसान की बात हो रही थी, 2017 से पहले 2016 में बिजली का बिल एक साल का 7.5 HP का 7,300 रुपए जमा होता था। आज वो बिजली का बिल 24,000 रुपए किसान का जमा होता है। ठीक है। कलेक्शन किसान को 11,300 रुपए में ट्यूबवेल का कलेक्शन मिलता था छोटे किसान को, आज 1 से 1.5 लाख रुपए में कलेक्शन मिलता है। ठीक है। किसान की आमदनी दुगुनी कर रहे हैं। कैसे किसान की ठीक है, आमदनी ठीक है। दुगुनी दानी जी जो बातें कही हैं उसका जवाब दीजिए और आखिरी कमेंट। प्रीति, देश भी किसान के साथ है और ये सरकार भी किसान के साथ है। किसान हमारे अन्नदाता हैं, लेकिन सवाल तब खड़ा होता है जब इस तरह के आंदोलन में जो है देश को तोड़ने की बात होती है, देश के खिलाफ षड्यंत्र रचा जाता है, टूल किट बनाया जाता है। और कांग्रेस पार्टी जो है, आज तो मैं आपको बता दूं, एक वीडियो आया है हरियाणा से, कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी हैं, उन्होंने साफ कहा कि जो है ये एक मौका है कांग्रेस पार्टी के लिए अपने राजनीतिक अस्तित्व को वापस लाने के लिए, और वो शराब बांट रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि हम शराब बांट रहे हैं, लोगों को शराब बांटे, खाना बांटे, ताकि कांग्रेस के लोग जो हैं वो आंदोलन में जाएं और एक राजनीतिक अस्तित्व बचाने का काम करें। तो पकड़िए ना ऐसे लोगों को दानी जी, मना किसने किया? किसान तो साफ कह रहे हैं कि ऐसे लोग अगर हमें मिले तो हमें भी जरूर बताइएगा, हम तो खुद कहेंगे उन्हें यहाँ से बाहर निकलो। बिल्कुल दीप्ति जी, 30 मिनट पहले ये वीडियो आया है, स्मृति ईरानी जी ने भी ट्वीट किया है इस वीडियो को, और उसमें साफ देखा जा रहा है इस प्रकार की बातें की जा रही हैं। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, लास्ट कमेंट के तौर पर आपके इस डिबेट में अभी कि सरकार जो है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार ही मैं आश्वस्त करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि नरेंद्र मोदी की सरकार ही है जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनसे बात भी करेगी, उनके समस्या का समाधान भी निकालेगी। और हमारे बहुत ही वरिष्ठ अभी सम्मानित जो पत्रकार थे वो कह रहे थे उपाध्याय जी की एमएसपी पे खरीद नहीं हुई है। मैं बता दूं, करेक्ट कर दूं उनको कि अभी जो है 60% से ज्यादा एमएसपी पे सरकार जो है हरियाणा और पंजाब के किसानों से खरीदती है, और 1.5 लाख गुना ज्यादा के एमएसपी पे जो है वहां से जो है धान खरीदा गया है। तो यही तो समझ नहीं आता कि किसानों के लिए इतना ही सरकार की ओर से किया जा रहा है तो किसान सड़कों पर क्यों उतरे हुए हैं? ये तमाम बातें आप किसानों को बता क्यों नहीं देते? ठीक है संदीप त्रिपाठी जी, आखिरी कमेंट। ठीक है, ठीक, आखिरी कमेंट दीजिए संदीप जी। जी, पहली बात तो हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने जो कहा कि स्वामीनाथन कमीशन के किसी भी जो है उस पॉइंट को किसी भी सरकार ने नहीं लागू किया, तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि 201 एक्शन पॉइंट थे जो उन्होंने दिए थे, उसमें से 175 से जो है पॉइंट हमने लागू किए थे। और किस किस सन में किए थे ये मैं बता दे रहा हूँ। इसकी पहली मीटिंग 2009 में हुई, 2010 में हुई थी मीटिंग, इसमें कोई पॉइंट नहीं लागू हुआ। 2010 में दूसरी मीटिंग हुई जिसमें 42 पॉइंट लागू हुए। 2012 में लागू मीटिंग हुई जिसमें 110 पॉइंट लागू हुए। 2013 में लागू एक बैठक हुई जिसमें 18 पॉइंट लागू हुए। 2014 में मीटिंग हुई जिसमें 7 पॉइंट लागू हुए। संदीप जी, इतना वक्त नहीं है। जिसमें से 26 बचे, अब सुन लीजिए, जिसमें से 26 बचे, जिसमें से 25 ये सरकार ने लागू किए, 1 पॉइंट आज भी बाकी है। और हम सीबी जो फार्मूला था एमएसपी पर देने का, C2 की बात करते थे, ये A2 प्लस की बात करते हैं। और रही बात, एक और बात, अभी हमारे मित्र दानी जी कह रहे थे कि हमने इतनी खरीदारी की, उतनी खरीदारी पंजाब से की, उन्हें आंकड़ा नहीं पता है। 1,60,000 रुपए की धान की खरीदारी हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा खरीदारी। ठीक है, ठीक है, तमाम लोग जो आपको सुन रहे हैं वो अपने आप इस बात का अंदाजा लगा लेंगे कि किसकी ओर से कितना सही और झूठ यहाँ पर बोला गया। एक आखिरी कमेंट दिगंबर जी आप दीजिए। जी, पर मैं तो यही कहना चाहूंगा कि किसान को हर बार राजनीति ने छला है, और सभी राजनीतिक दलों से जो वर्तमान सत्ता में है उनको बड़ी आशा और उम्मीद के साथ हम लेके आए थे। और हम ये आशा और उम्मीद करते हैं, भाई अगर पुरानी सरकारें ठीक काम कर रही होती तो हम इस सरकार को लेके ना आए होते। आज भी किसान के साथ राजनीति ना खेली जाए, राजनीतिक खिलवाड़ ना की जाए, उसके दर्द को सुना जाए और उसका समस्याओं को सुनकर समाधान किया जाए। बिल्कुल दिगंबर जी, आपके साथ साथ तमाम लोग जो हैं वो भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि करीब 3 महीने से लगातार किसान जो सड़कों पर डटे हुए हैं, सरकार उनकी बातों को माने, जो जायज मांगे हैं उनसे बातचीत करे, और उनके बाद में जिस तरीके से इतने दिनों से किसान और आम जन और साथ ही सरकार को जो नुकसान उठाना पड़ रहा है वो जल्द से जल्द यहां पर कम होता हुआ नजर आए। आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती टाइम आप लोगों ने हमारे लिए निकाला, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आपने देखा किस तरीके से तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे, लगातार बातचीत कर रहे थे। अब सवाल यही है कि करीब 3 महीने से सड़कों पर किसान डटा हुआ है। सरकार लगातार कहती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन से बोलते हैं कि वाकई ही किसानों के साथ बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर सरकार भी बातचीत करने के लिए तैयार है, किसान भी बातचीत करने के लिए तैयार है, तो बीच में क्या कुछ ऐसी कश्मकश है जिसकी वजह से अभी तक इस पूरे मामले को लेकर कोई भी फैसला होता हुआ नजर नहीं आ रहा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।